नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी का यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल का अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम जो है शुरू कर रहे हैं भारत के जो हिस्से हैं, भारत को जो बांटा गया है, भारत के क्षेत्र को वो किस हिसाब से बांटा गया है। तो भारत का हिमालय, फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र, उसके बाद उसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और उसके बाद बात करते हैं उसका द्वीपीय क्षेत्र। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसे हम विद द यूज ऑफ मैप, मतलब मैप के इस्तेमाल से पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों के लिए मैप बनाया है और इसे डिफाइन भी किया है कि इसमें क्या क्या है और किस तरह से है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। अगर बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत में सबसे पहले जो सबसे ऊपर शुरू होती है ये है पामीर का पठार, जिसे पामीर नॉट बोलते हैं। और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जिसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये मुझे इसलिए बताना था क्योंकि भारत के बाहर का हिस्सा है और यहाँ पे ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों की सीमाएं लगती हैं। ये वो सीमा है जो भारत की सबसे छोटी सीमा 116 किलोमीटर के साथ लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए वो केटू के पास शुरू करते हैं। तो अगर भौगोलिक विभाजन की बात करूं तो भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हिमालयन क्षेत्र, एक मैदानी भाग, एक प्रायद्वीपीय भाग और एक द्वीपीय भाग। अब बात करें हिमालयन क्षेत्र। हिमालय क्या है? तो हिमालय वो है कि जब निर्माण नहीं हुआ था भारत का, जब ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके खिसक रहा था, यानी कि ये अंगारा लैंड का हिस्सा है और ये गोंडवाना लैंड की तरफ जब खिसक रहा था, तो गोंडवाना लैंड और इसके बीच में एक तैतीस सागर हुआ करता था। और जब ये जाकर के टकराया, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से जाके जब प्लेट टकराई, तो तैतीस सागर बीच से खत्म हो गया और एक नए वलित पर्वत का उदय हुआ जो कहा गया हिमालय। और हिमालय पर्वत बिल्कुल जैसे जैसे भारत प्लेट के अंदर घुस रहा था उसी हिसाब से वह मोड़दार पर्वत बना, जो कि शुरू होकर के भारत के पश्चिम से शुरू होकर के और पूरब की ओर बिल्कुल उसी तरह से बात करो तो उत्तल लेंस के आकार के मोड़ में, जिस तरह से उत्तल लेंस ऊपर से होता है ना, उस तरह से, मतलब करीब इस तरह से। और ये इसी के साथ साथ मुड़ गया जैसे जैसे भारत की प्लेट उसके अंदर घुसी। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं इसे। तो जब उत्तल लेंस के आकार में घुसा तो ये बन गया हिमालय। अब हिमालय को भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक बोलते हैं, एक होता है लघु हिमालय। लघु हिमालय मतलब मध्य का हिमालय, नहीं बीच का जो हिमालय है। और फिर है उसके बाद महान हिमालय, यानी कि सबसे ऊंची चोटियां, दुनिया की जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय पे ही पाई गई हैं। दूसरी बात, दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत जो है वो यही है। वलित का मतलब होता है मोड़दार, घुमावदार पर्वत। तो ये सबसे दुनिया का नवीनतम वलित पर्वत है। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर की है, जो इसकी औसत ऊंचाई है। एवरेज अगर हाइट इसकी निकाली जाए तो 6000 मीटर आती है। अब आगे बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या कि कश्मीर की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, और जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर रह जाती है। मतलब इधर चौड़ा ज्यादा, बर्फ ज्यादा, इधर घटते ही चली जाती है इसकी चौड़ाई जो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर बात करूं तो जो कश्मीर घाटी है वो लघु हिमालय यानी हमारा मध्य हिमालय, और जो है हमारा महान हिमालय उसके बीच में है, मतलब उसके बीच में है। और इसी को हमारे को कहा जाता है पीर पांजाल। ये जो जगह है ना, मतलब हमारा जो मध्य हिमालय है इसे यहाँ पे पीर पांजाल के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। तो पीर पांजाल और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में अवस्थित है कश्मीर घाटी। सही है, चलिए आगे चलते हैं। तो हिमालय की जो पूर्वी सीमा है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आते, ये पूर्वी सीमा हिमालय का। यहाँ पे क्या हुआ, एक दिहांग गार जो है, दिहांग महाखड्ड बोलते हैं उसे, महाखड्ड बहुत गहरा गड्ढा, वो जैसे ही यहाँ पे आया था यहाँ से ब्रह्मपुत्र ने मोड़ लिया और ब्रह्मपुत्र एंटर कर गई यहाँ से दिहांग से। कहां पे? भारत के अंदर। और जब दिहांग से ब्रह्मपुत्र एंटर किया तो यहीं पे इसने एक मोड़ लिया है दक्षिण की तरफ। और जब दक्षिण की तरफ मोड़ लिया तो यहीं पे कुछ पहाड़ियां आई, जैसे पटकोई गुम है, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत आई फिर नागा पहाड़ियां हैं और लुशाई पहाड़ियां हैं, जिन्हें मीजो पहाड़ियां भी बोलते हैं। तो ये पहाड़ियां यहाँ पे इस तरह से अवस्थित हैं। सही है। अब पटकोई पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका ये जो पूर्वोत्तम हिस्सा है, जो जहां से इसने मोड़ लिया है,
वो है दिहांग गार्ज। पूछते हैं कि अंतिम छोर जो है, जो ब्रह्मपुत्र इसकी सीमा बनाती है पूर्वी, वो दिहांग गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज पे, या दिहांग महाखंड बोलते हैं इसे। सही है। आगे क्या है कि जितने भी अब दून घाटियां जो हैं वो शिवालिक और महान हिमालय, यानी स्टार्टिंग हमारा हिमालय वहां और जो लघु हिमालय है उसके बीच की जो जगह है वहीं पे दून घाटियां बनती है, जैसे देहरादून, क्योंकि यहाँ से आगे मसूरी श्रेणी शुरू होती हैं, वो लघु हिमालय का हिस्सा है। और उससे पहले की श्रेणियां जो उत्तराखंड में, मतलब जो स्टार्टिंग की श्रेणियां जिन्हें बोलते हैं शिवालिक की, तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की श्रेणियों में अवस्थित हैं जितनी भी दून घाटियां हैं। सही है। दून का मतलब भी यही होता है कि दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में बसा एक प्लेन समतल जगह दून कहलाती है, दून घाटी कहलाती है। सही है। आगे अगला है कि मध्य हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो मध्य हिमालय जो है इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि कश्मीर में इसे पीर पांजाल बोलते हैं, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में मध्य हिमालय को पीर पांजाल बोलते हैं। हिमाचल में इसे धौलाधर बोलते हैं। और अगर आगे बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इसको बोलते हैं मसूरी श्रेणियां, जो मैं बता रहा था कि मसूरी की श्रेणियां उससे दून से पहले शुरू होती है ना, तो मसूरी की श्रेणी मैंने लिख दिया। देखिए, पीर पांजाल बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, धौलाधर बोलते हैं हिमाचल में, और मसूरी श्रेणियां बोलते हैं उत्तराखंड में। तो जो कुल्लू मनाली घाटी है ना, वो पीर पांजाल और धौलाधर इन दोनों के बीच में अवस्थित है, कुल्लू मनाली की घाटी। सही है। आगे शुरू करते हैं हिमालय के बारे में, सारी इन चोटियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, क्योंकि मैंने बनाया इसलिए है। थोड़ा सा मैप के बारे में बता दूं, जितनी ये लाइनें हैं इस तरह की खड़ी लाइनें जो खिंची हुई हैं, ये पठारी क्षेत्र है भारत का, जहां जहां पे भी हैं। और जो इस तरह से ब्लू कलर की लाइनें जो भागी हुई लाइनें ऐसे, मतलब इस तरह की जो लाइनें जो इस तरह से हैं, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है सारा, जहां जहां पे भी लाइनें बनी है इस तरह से। ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है जो कि सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय। ये हमारा पठारी क्षेत्र है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की पहाड़ियों की रेंज में देखे, सुलेमान पहाड़ियां हैं ये। ठीक है। यहाँ पे किरथर पर्वत है। सही है। यहाँ पे अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र है, ये जो हिंदू कुश। यहीं पे पामीर नॉट है। पामीर नॉट पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू, दुनिया की सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है वो है। यहाँ पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। हम इधर से शुरू करते हैं सारी पहाड़ियों का नाम एक बार। सही है। क्योंकि एक बार पहाड़ियां हिमालय की सारी खत्म हो जानी चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी चोटियां हैं। तो नंगा पर्वत 8126 मीटर का है। यहीं पे कुलन पर्वत है जो कि पामीर नॉट से जुड़ा हुआ है, भारत के बाहर का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, क्योंकि काराकोरम की पहाड़ियां हैं और काराकोरम की पहाड़ियों में ही हमारा सियाचिन हिमनद है, जो कि नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है। नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन हिमनद, और वो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है। वो कहाँ पे है? सियाचिन में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाचिन में ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो काराकोरम पहाड़ी पर्वतमाला के अंतर्गत काराकोरम पहाड़ियां, ये काराकोरम पहाड़ियां देखिए, ये वाले ये जो पोर्शन है ये काराकोरम पहाड़ियों का मैंने टिक लगाया हुआ इनके ऊपर। सही है। और यहीं पे काराकोरम दर्रा भी है। दर्रों के बारे में अलग से एक वीडियो डाल दूंगा बीच में एक लिंक, ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से दर्रे किस किस को जोड़ते हैं। अब बात करें यहीं पे, यहां से बाहर की तरफ लद्दाख पर्वतमाला है। ठीक है। ये जो बाहर है बिल्कुल, ये जो हिस्सा ये कैलाश पर्वत है, इसको कैलाश पर्वत बोलते हैं। और ये चाइना के अंतर्गत आता है। अगर कैलाश पे हमें जाना होता है आज भी, तो हमें चाइना से वीजा लेना होता है कैलाश पर्वत पे जाने के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं धौलागिरी। तो धौलागिरी जो पर्वत है, ये यहाँ पे पहाड़ी है धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। उसके बाद ये अन्नपूर्णा पहाड़ी है। अन्नपूर्णा पहाड़ी की ऊंचाई 8076 मीटर है। यहाँ पे मकालू रेंज है। मकालू की जो ऊंचाई है वो 8481 मीटर है। इसके बाद यहाँ पे एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि दुनिया की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगला पर्वत आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 है, 8598 मीटर। ये सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है। एवरेस्ट नेपाल में है। अब है बोमडिला। यहाँ पे बोमडिला पहाड़ियां हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है नमचा बरवा पहाड़ी। यहाँ पे नमचा बरवा की जो ऊंचाई है वो 7756 मीटर है। अब आगे जो बात हुई, आगे जो पहाड़ियां हैं वो वहां की जनजातियों के नाम पे उन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसे गारो और खासी की पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां मेघालय में अवस्थित हैं। और दुनिया का जो सर्वाधिक वर्षण वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, चेरापूंजी के अंतर्गत एक ग्राम आता है मासिनराम, वो
खासी पहाड़ियों का अंतर्गत आता है। और ये यहाँ पे है जगह, ये गारो, खासी और जैंतिया, और यहाँ पे इसी नाम से जनजातियां भी रहती हैं, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों का नाम इनकी जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं, या आप ये कह लीजिए कि यहाँ की जनजातियों का नाम यहाँ की पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं, कुछ इस तरह से। तो पटकोई बुम जो जगह है ये भारत और म्यांमार के बीच में अवस्थित है। दूसरा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है और ये हिमालय का ही हिस्सा है। आगे नागा पहाड़ियां जो कि नागालैंड में, और नागा जाति यहाँ पे रहती है, तो नागा के नाम पे नागा पहाड़ियां हैं यहाँ पे। अगला है लुशाई पहाड़ियां, मिजो, तो यहाँ पे मिजो जनजाति पाई जाती है, लुशाई पहाड़ी भी बोलते हैं, ये मिजोरम में अवस्थित है। सही है। तो ये स्थिति है यहाँ से यहाँ तक की पहाड़ियों की जो आपको और पढ़नी थी। एक यहाँ पे गौरी शंकर पहाड़ियां, गौरी शंकर राजमहल की पहाड़ियां, ये यहाँ पे है। यहाँ पे नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई 7817 मीटर है। यहाँ पे कारमट पर्वत है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो मरुस्थल में डिवाइड हो जाता है, ये मरुस्थल है। अभी आगे चलते हैं, इसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाए, थार का मरुस्थल है, ठीक है। आगे शुरू करते हैं क्या कि अब बात करते हैं मैदानी भाग की। तो मैदानी भाग को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक भाबर, भाबर क्या होता है? दरअसल पहाड़ी क्षेत्र से बहाकर लाए गए मोटे मोटे कंकर पत्थरों का क्षेत्र भाबर कहलाता है, जिसमें सभी सरिताएं, सभी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। उसके नीचे बह रही होती हैं, ऊपर नहीं दिखाई देती हैं नदियां। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है हिमालय के क्षेत्र में। अब उसके बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो उस क्षेत्र को तराई का क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि वहां निकलते के वक्त वो एक दलदलीय क्षेत्र पैदा करती हैं जो तराइन का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि नेपाल और पश्चिम बंगाल का जो तराइन का क्षेत्र है उसे हिमालय का डोर या हिमालय का द्वार कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल और नेपाल का क्षेत्र कहा जाता है। तो नेपाल की तराई भी कही जाती है। दूसरा, उसके बाद बात शुरू करें तो तराई से निकलने के बाद जो क्षेत्र बनता है, क्योंकि तराई के क्षेत्र में सारा कुछ रह जाता है, उसके बाद स्वच्छ पानी और मोटा मोटा रेत आता है, और उसके साथ एक ऊंचे उठे हुए भाग, जैसे क्या वेदिकाओं के जैसा एक भाग निर्मित होता है, जो कि कहलाता है बांगर या भांगर। मतलब ये एक मैदानी क्षेत्र होता है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद सर्वाधिक बाद में जहां पे हर साल बाढ़ आती है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है उसे खादर कहते हैं, क्योंकि वहां पर रेतीला भाग ज्यादा होता है, इसलिए उसे खादर कहा जाता है। दूसरा, मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल मिट्टी का निर्माण होता है, हर साल बाढ़ आती है तो हर साल निर्माण होता है, इसलिए इसे जो है खादर कहा जाता है। और गहन खेती के लिए आदर्श मिट्टी कही जाती है खादर। सही है। आगे शुरू करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि नेपाल में भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, नेपाल की तराई में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उन्हें मधेश कहा जाता है। क्या? मधेसी यहाँ के लोग हैं जो नेपाल में रहते हैं और भारतीय मूल के हैं। मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल और भूटान से लगा हिमालय का क्षेत्र, वेस्ट बंगाल और भूटान से लगा, सॉरी मैं शायद नेपाल बोल रहा था, वो गलत था, कि वेस्ट बंगाल और भूटान, यहाँ पे है भूटान, ये रहा भूटान यहाँ पे, और यहाँ से यहीं से आता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ऐसे कहीं ऐसे आके, तो वेस्ट बंगाल और भूटान से लगा हुआ क्षेत्र जो है ना, इसको बोलते हैं हिमालय का द्वार, द डोर ऑफ हिमालय। ठीक है। अगला क्या है? अब बात आती है पेनिनसुला की। व्हाट इज पेनिनसुला? प्रायद्वीप क्या होता है? ठीक है। प्रायद्वीप कह लीजिए अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द 3 साइड ऑफ वाटर। एक मिट्टी का या वह एक धरती का टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि 3 ओर से पानी से घिरा है। तो अब इस प्रायद्वीप क्षेत्र की बात करते हैं। प्रायद्वीप क्षेत्र को भी 3 हिस्सों में करीब बांटा गया है, एक पहाड़ी क्षेत्र, एक पठारी क्षेत्र और एक तटीय क्षेत्र। क्योंकि ऊपर तक तो क्या था कि ऊपर तक यहाँ पे शुरू हो रहा हमारा पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद यहाँ से बहाकर लाई गई नदियों द्वारा तैयार किया गया उत्तर का विशाल मैदान, जो कि दुनिया में सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों की गिनती में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है। इतना बड़ा ये क्षेत्र है जिसे उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। सही है। उसके बाद बात करूं यहाँ पे मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल शुरू हो जाता है यहाँ से, जो कि दुनिया का सबसे घना बजा मरुस्थल कहलाता है। सही है। अब आगे क्या हुआ इसके बाद शुरू करते हैं। ये जितनी भी जगह है, जितने भी मैंने ऐसे लाइनें खींची है लंबी, ये सब की सब लाइनें पठारी क्षेत्र को दर्शाती हैं। इनके बीच में कहीं की जगह पे पहाड़ और पर्वत हैं, उनकी बातें बताएंगे। क्योंकि यहां से शुरू हो जाता है पेनिनसुला, यानी कि हमारा प्रायद्वीप, अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द 3 साइड ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। अब पेनिनसुला की बात करूं तो पेनिनसुला के अंतर्गत आती है, सबसे पहले आती है अरावली पहाड़ियां। ये है अरावली पहाड़ियां। यहाँ पे अरावली पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको बोलते हैं गुरु शिखर। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर।
और एक यहाँ पे एक जगह है जिसको जो एक पर्यटन स्थल से बोलते हैं माउंट आबू, तो माउंट आबू गुरु शिखर पर ही अवस्थित है। सही है। और दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत जो श्रेणियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां हैं, और फिलहाल तो अवशेष कहा जाता है, ये अवशेष रह गए हैं मतलब पहाड़ियों के। सही है। अब आगे बात करते हैं, इसमें अरावली की पहाड़ियों में दिखा, देखिए गुरु शिखर, और गुरु शिखर पे माउंट आबू है। और यहीं के इन्हीं पहाड़ियों के अगर बात करूं तो पश्चिम में शुरू होता है मरुस्थल, यानी कि थार का मरुस्थल, जो कि थार का मरुस्थल कहलाता है। दूसरा ये मरुस्थल क्या है कि छोटे छोटे रेत के टिब्बों से बना हुआ एक मैदान है, जो बहुत अति संवेदनशील तरंगीय मैदान है। इसमें टिब्बे ट्रांसफर होते रहते हैं हवा के कारण, जगह जगह इनके टीले बदलते रहते हैं। ये स्थिति है इस मरुस्थल की। अब आगे बात करते हैं विंध्याचल की। तो विंध्याचल को आप दिखा रहा हूं, देखो सर ये विंध्याचल है, ये है विंध्याचल। तो ये जो पर्वत है ये वाला, ये विंध्याचल है, ठीक है। और ये सतपुड़ा है, और ये महादेव की पहाड़ियां हैं। या आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने इसको लगाया है यहाँ पे, ये तो इसे मिटा देते हैं। ये सॉरी, ये एक लाइन, ये वो है, ये हमारे यहाँ से जारी रेखा है जो कि कहलाती है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, मैं भी तो कह रहा था ये क्यों आ रही है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा निकल रही है, ठीक है। अब सुनिए, ये विंध्याचल है, ये वाला पर्वत, ये विंध्याचल है, और ये सतपुड़ा है। अब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा, है ना, और ताप्ती निकलती है सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, और ताप्ती का जो उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा की पहाड़ियां ही हैं। सही है। चलो मैं बताता हूँ लगातार इसमें क्या है। अब इसमें सबसे शुरू करते हैं विंध्याचल पहाड़ियां। तो विंध्याचल पहाड़ियों में 3 पहाड़ियां आती है, विंध्य, भारनेर और कैमूर। तो जो विंध्याचल की पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती हैं विंध्य कैमूर पर्वत श्रृंखला, ये कैमूर, और यहाँ पे ये सतपुड़ा और ये भारनेर, ये तीनों की तीनों आती हैं विंध्य पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। बाकी जो क्षेत्र बच रहा है ये इसके ऊपर, इस क्षेत्र को बोलते हैं मालवा का पठार। ये पठारी क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। सही है। आगे है नर्मदा के समानांतर, देखिए यहां से निकलती है नर्मदा, ये है हमारी पहाड़ी, इसके बीच से यहां से कहीं से निकलती है नर्मदा, ऐसे ऐसे, और यहां आके गिर जाती है यहाँ पे। सही है। और ताप्ती इधर से आती है, इधर से, और इधर से आकर यहां आके गिर जाती है ताप्ती। इसका कारण क्या है? दरअसल नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियां ऐसी हैं जो उल्टी बहती हैं भारत के अंतर्गत और यहाँ आके गिर जाती हैं। मैं नदियों के बारे में बताऊंगा जब नदियों का चैप्टर चलेगा, पर बता देता हूँ कि जो हमारे 2 घाट हैं, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है वो प्योर मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक बंद है, कटा फटा नहीं है। लेकिन पूर्वी घाट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, उड़ीसा तक, ये कटा फटा है। और कटा फटा होने के कारण इसके बीच में जगहें बनी हुई हैं जहां से नदियां निकल आती है। जैसे यहाँ से एक निकली है, यहाँ से आके गिर जाती है इसमें बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो ये कारण है जिस कारण से इधर सारी नदियां इस पर्वत श्रेणी, जो ये जो पर्वत का क्षेत्र है जिसको हम पूर्वी घाट बोल रहे हैं, इसे तोड़ के इधर जा ही नहीं सकती, इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ से शुरू होकर केरल से शुरू होकर के और यहाँ तक, दमन तक, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं, विंध्याचल पहाड़ियों में हो गया। अब सतपुड़ा पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ी की बात करो तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य, जैसा कि मैं बता रहा था कि नर्मदा ये है और ये ताप्ती, इसके बीच में पहाड़ियां स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो कि इनके बीचों बीच आती हैं। अब आगे आती हैं कि महादेव मैकाल पहाड़ियां। अब महादेव और मैकाल पहाड़ियों की बात करूं तो यहीं पे एक पहाड़ियां हैं, ये दरअसल यहाँ पे हैं ये महादेव की पहाड़ी, और इसी के साथ ये छोटा नागपुर का पठार है जो ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है, और ये है मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत और महादेव की पहाड़ी दोनों ये हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। और मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है या ऊंची जगह है, और यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है जिसको धूपगढ़ बोलते हैं, धूपगढ़ी। तो धूपगढ़ी एक चोटी है मैकाल पर्वत के अंतर्गत, और वही यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट को सिहाद्री या सह पर्वत कहा जाता है, जो कि दमन से लेकर के, दमन यहाँ पे है, दमन से लेकर के और कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है। दमन से कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है हमारा। और पश्चिमी घाट में ये बिल्कुल भी कटा फटा क्षेत्र नहीं है। तो इसी कारण से जितनी भी नदियां हैं वो इधर अरब सागर में ना गिर करके इधर गिरती हैं, मतलब दूसरी तरफ पूर्वी घाट की तरफ गिरती हैं, क्योंकि पूर्वी घाट में जो है दुनिया कई जगह पे कटा फटा है।
और जब यहाँ से कटा फटा होने के कारण जहां जहां कटी फटी जगहें हैं वहीं से नदियां जाकर के हिंद महासागर में गिर जाती हैं। सही है। अब आगे शुरू करते हैं इसके बाद कि इस पश्चिमी घाट को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने रखा है। और दूसरी बात हॉट स्पॉट, इसे ताप स्थल कहते हैं, इसे उसमें भी रखा गया है। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वो जगहें जहां पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां या प्रजातीय विषमताएं पाई जाती हों उन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को ही हॉट स्पॉट कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां। तो इसके अंतर्गत जो पहाड़ियां आती होती हैं, अजंता की पहाड़ियां, सतमल की पहाड़ियां, निर्मल की पहाड़ियां, बाल घाट पहाड़ियां, हरिश्चंद्र व बाबा बुंदन की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत 4 दर्रे आते हैं, उसमें 2 दर्रे तो मुंबई में हैं और 2 दर्रे आपके केरला और तमिलनाडु के मध्य हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पहला थालघाट दर्रा है जो नासिक और मुंबई के बीच में है। दूसरा भोरघाट दर्रा जो मुंबई और पुणे के बीच में है। एक दर्रा पालघाट है जो कोचीन कोयम्बटूर के बीच में नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है दर्रा। और इन पहाड़ियों में जो अवस्थित दर्रा है ये जो है जोड़ता है कोचीन और कोयम्बटूर को केरल और तमिलनाडु के मध्य है। अगला है सिनकोट दर्रा जो त्रिवेंद्रम और मदुरै को जोड़ता है, ये भी केरल और तमिलनाडु के मध्य है, ये भी नीलगिरी की पहाड़ियों में। सही है। नीलगिरी की पहाड़ियों की खास बात यह है कि ये ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं एक जगह पे आके, ये है इनकी विशेषता। और इन पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी की जो ऊंचाई है 2695 है। 2695 मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो अन्नामुड़ी है। सही है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। अब शुरू करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट को जो है यहाँ पे अरायाकोंडा, एक यहाँ पे पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कही जाती है अरायाकोंडा, जो कि 1680 मीटर की है। अब यहाँ पे आती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की खास बात यह है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जैसा कि मैं कह रहा था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करती हैं बीच में, ये इस तरह से हैं। दूसरा ऊटी नाम का जो एक स्थल है, जो ऊटी नाम का पर्यटन स्थल है वो इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। तीसरी बात कि ऊटी को उद्गाद मंडल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इन नीलगिरी की पहाड़ियों को इन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और शोला वन यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं इन नीलगिरी की पहाड़ियों में। यह नीलगिरी की पहाड़ियों की पूरी रेंज जो है ये पूरा नीलगिरी की पहाड़ियां ये। सही है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे चलते हैं तो एक फूल है नील कुरिंजी का फूल। नील कुरिंजी का फूल 12 साल में एक बार खिलता है, वो भी नीलगिरी की पहाड़ियों में खिलता है। नील कुरिंजी से नीलगिरी की पहाड़ियां याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा खास इसका क्या है। आगे शुरू करते हैं दक्षिण की पहाड़ी। तो दक्षिण की पहाड़ी मैंने बताया जैसे अन्नामुड़ी जो है, अन्नामलाई, पालनी और इलायची। देखिए तीनों पहाड़ी लिखिए दक्षिण की पहाड़ियों में। अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची को इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं, इसलिए कार्डमम की पहाड़ियां। जहाँ क्या इलायची पैदा होती है वो इलायची से हम खाते हैं, इसलिए कार्डमम पहाड़ी। दूसरा इसमें खास बात यह है कि अन्नामुड़ी जो पर्यटन स्थल है वो इसी पर स्थित है। केरल के अंतर्गत अन्नामुड़ी है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में अन्नामलाई पहाड़ियों में अवस्थित है। और ये अन्नामुड़ी जो है वो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और बात करूं पूर्वी घाट की, एक और चोटी है जिसका नाम दोदा बेटा है। ये दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंची है। अभी आएगी दोदा बेटा के बारे में बताते हैं। अगला क्या है कि इलायची जो है वो केरल और तमिलनाडु के मध्य। देखिए ये जो है ना, ये जो लाइन है ये केरल और तमिलनाडु के मध्य की जो बॉर्डर सीमा है ना, बॉर्डर सीमा, ये इलायची पहाड़ियां हैं। इलायची पहाड़ियां, तो इलायची पहाड़ियां जो है केरल और तमिलनाडु के मध्य एक बॉर्डर यानी सीमा रेखा निर्मित करती है। अगला कि पालन जो कुड़ई एक पर्यटन स्थल है कुड़ई कनाल। तो कुड़ई कनाल जो पर्यटन स्थल है वो पालनी की पहाड़ियों में स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। ये कुछ बातें हैं जो बतानी थी। अब बात शुरू करते हैं अपने पठारी क्षेत्र की कि हमारा पठारी क्षेत्र क्या है। ये जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है जो ऐसे लाइनों वाला क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है जिसमें सीधी लाइन है। तो हमारे यहाँ पे ना 4, बल्कि मैं गिनवाता हूं आपको कि 5 पठार हैं। एक तो है छोटा नाग, एक तो है हमारा मालवा का पठार जो कि ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ये हमारा विंध्याचल और जो हमारी ये अरावली की पहाड़ियां हैं इनके बीच का अवस्थित क्षेत्र है जो कि मालवा का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। सही है। दूसरा ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, मूंगफली वगैरह यहाँ पैदा की जाती है।
अगला है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो ये वाला क्षेत्र है जिसको छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये ना खनिज संपदा से सबसे धनी क्षेत्र है भारत का। कोयला, लोहा, अभ्रक और यूरेनियम तक हमें यहां से प्राप्त होता है छोटा नागपुर के पठार से। तो खनिज संपदा का सबसे धनी क्षेत्र है और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर। सवाल पूछा जाता है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। उसके बाद आता है दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैम्प। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैम्प कहलाता है। मैंने लिखा है दक्षिण का पठार है, दक्कन का पठार। ये भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसको दक्कन का पठार बोलते हैं, दक्कन ट्रैम्प भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और ये जो है ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है, दंडकारण्य जगह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यानी कि मान लीजिए आपका ये वाला क्षेत्र जो ना ये है वो क्षेत्र जो कहलाता है मेघालय का पठार। इसे मेघालय का पठार नाम दिया गया इसका, सही है, क्योंकि इसे ये कहा गया कि ये ना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। उसके बाद बात करते हैं जो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है ना वो लद्दाख का पठार है। ऊपर यहाँ पे है लद्दाख का पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो लद्दाख का पठार कहलाता है, सही है। तो हमारे ये थे पठार और जो हमारी पहाड़ियां थी, मतलब हम इसमें 3 चीजें क्लियर की हैं। हिमालय क्लियर किया है हमने, मैदानी क्षेत्र, वैसे एक मैदानी क्षेत्र भूल गया हूं, इसे बोलते हैं पश्चिम का, ये सॉरी पूरब का, इसको बोलते हैं पूरब का तटीय मैदानी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये पूरब का तटीय मैदानी क्षेत्र है। ये जो बचा हुआ है ये यहाँ पे अच्छी खेती होती है। पूरब का तटीय मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है, जो स्थिति है बची है इस पठारी क्षेत्र से। और ये उत्तर का विशाल मैदान है जो ये आपको दिख रहा है, जो कि सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो हमने इसमें 3 चीजें क्लियर कर दी, हिमालय का क्षेत्र, इसका मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और प्रायद्वीप में जो प्रायद्वीप की पहाड़ी, पठार और तट हैं, ये सब क्लियर हो गए हैं। उसके बाद आगे हमारा द्वीप। तो द्वीप रह रहे हैं, मैं अभी आपको द्वीपों के बारे में बता देता हूं, इसे क्योंकि इसको साफ करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, रब करके बता पाऊंगा द्वीपों के बारे में, सही है। तो मैं अभी आपको द्वीपों के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ अवस्थित है हमारे भारत देश में, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं द्वीपों के बारे में। अब हम शुरू करते हैं अपना बचा हुआ पार्ट के हमारे भारत को जो भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया उसमें जो बचे हुए द्वीप समूह है वो और कुछ तटीय क्षेत्र वो और बताने बाकी रह गए। तो इस वीडियो के बाद संपूर्ण खत्म हो जाएगा भारत का क्षेत्र। तो अब शुरू करते हैं हम द्वीपों से। तो सबसे पहले बताना द्वीप कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे उनके अवस्थित है, क्या लोकेशन है उनकी। तो जो एक द्वीप है दीव और एक है द्वारिका। तो अगर द्वारिका की स्थिति बताऊं, द्वारिका यहाँ कहीं पे है, और दीव बताऊं तो दीव यहाँ पे है। तो दमन और दीव यहाँ पे 2 हैं, दमन और दीव, तो यहाँ पे है दमन और दीव जो जगह है, ठीक है। अगला है पिरम। तो पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में है, जो ऊपर की तरफ कहीं आता है पिरम द्वीप। अगला है व्यंतशोधर। तो व्यंतशोधर भी कच्छ की खाड़ी में है। अगला है सालसेंट, एलिफेंटा और क्रॉस द्वीप। तो सालसेंट की बात करूं तो जो मुंबई है ना, मुंबई शहर सालसेंट द्वीप पर बसा हुआ है। सवाल आता है मुंबई शहर कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसेंट। ये महाराष्ट्र में है, अरब सागर में अवस्थित है। महाराष्ट्र में द्वीप तीनों सालसेंट, एलिफेंटा और क्रॉस द्वीप, ठीक है। अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप, एक है होप द्वीप। तो ये बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में, सही है। उसके बाद अगला द्वीप है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप और होप द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो पुलिकट झील है वो इसके नजदीक है, और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर हमारा जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है वो जो कि श्री सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है इसी द्वीप पर। अगला है हमारा, बात करता हूं कि कुछ सागर पुलिन तट हैं जिन्हें आप बीचेस बोलते हो। बीच आपने सुने होंगे ना, बीच, मरीना बीच या ऐसे बीच है उनको बोलते हैं बीच। तो सागर पुलिन तट जिन्हें जो बीच बोला जाता है वो, और राज्य। तो कौन कौन से बीच कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, किस किस राज्य में है। तो दीघा बीच है, दीघा जो कि पश्चिम बंगाल में है। मांडवी है और दीव है, ये गुजरात में है। अगला है अक्सा, अक्सा बीच सुना है ना, अक्सा बीच घुमा दूं, वही वाला अक्सा बीच, ठीक है। अलीबाग, जुहू और मनोरी महाराष्ट्र में है। अगला है गोपालपुर बीच और चांदीपुर बीच, उड़ीसा में है। उड़ीसा की स्थिति यहाँ पे है कहीं, ये स्थिति उड़ीसा की है, यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा,
यहाँ पे है, ठीक है। अगला है हमारा कारवाड़ और ओम बीच, तो ये कर्नाटक में है, और ओवरविले है ये पुदुचेरी में है। एक है कालांगुर और अंजन, ये गोवा में है। जो गोवा के फेमस बीच हैं, एक का नाम है कालांगुर, एक का नाम है अंजन। अगला है मरीना बीच, सिल्वर बीच, गोल्डन बीच और अदियर बीच, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु की लोकेशन ये यहाँ से यहाँ तक करीब ये, तो तमिलनाडु के अंतर्गत जो आते हैं ये आते हैं मरीना बीच, सिल्वर बीच, गोल्डन बीच और अदियर बीच। ये बीचेस हैं जो आपको बताने थोड़े जरूरी थे। उसके बाद अब बात करें अंडमान द्वीप समूह की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान द्वीप समूह जो है वह 572 छोटे बड़े द्वीपों का द्वीप समूह है, और इसे एमरल्ड द्वीप, इसका उपनाम है, इसे एमरल्ड द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर की तरफ स्थित है, और जो अंडमान निकोबार है हमारा वो जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। आगे शुरू करते हैं कि जो इसको जो कहा गया ना, ये है हमारा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये है हमारा। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे ना ये वो है बर्मा, तो बर्मा की अराकानोमा पहाड़ियां हैं, इनका विस्तार हुआ, विस्तार होने से द्वीप बने हैं यहाँ तक, तो ये कहा जाता है। दूसरा क्या है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और जो काले पानी की सजा दी जाती थी वो भी यहीं भेजा जाता था। इसी दक्षिणी अंडमान पे अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर पे ही सेल्यूकस जेल है, जिसको सेल्यूलर जेल, और सेल्यूलर जेल हुआ है जो काले पानी की सजा के लिए कैदी आते थे वो सेल्यूलर जेल में ही भेजे जाते थे। अगला क्या है इसमें कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है, जो बीच से अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच में कहीं स्थित 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल सही है, क्योंकि 9 डिग्री यहाँ पे, तो इससे ऊपर ही होगा 10 डिग्री चैनल। अब आगे बात करते हैं कि बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, दो ऐसे द्वीप हैं जहां पे भारत के ज्वालामुखी अवस्थित हैं। सवाल है कि भारत के ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर अवस्थित हैं, तो एक बैरन द्वीप पर, एक नारकोंडम द्वीप पर, सही है। अगला क्या है कि जापान द्वारा ना सुभाष चंद्र बोस को ये दोनों द्वीप दिए गए थे, जापान के हिस्से में आते थे बहुत पहले, तो जापान को दोनों द्वीप दे दिए गए कि आप ये 2 द्वीप ले लीजिए। मतलब जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दिए 2 द्वीप, इसमें एक का नाम रखा, अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप ये नाम रख दिए गए। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य एक वो है जिसे यहाँ कह लीजिए आप, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। यहाँ पे एक जगह इसको डंकन पैसेज कहा गया। अगला है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है हमारा, ये लक्षद्वीप है, ये करीब 36 द्वीपों का, छोटे बड़े द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। इसका जो ये जनसंख्या और स्पेस मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, सही है। अगला क्या है कि ये जो द्वीप है ये प्रवाल भित्तियों से, बैरियर रीफ सुना ना, बैरियर रीफ्स, तो रीफ पे बना हुआ, मूंगा चट्टान, मतलब ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है, और ये इसे 9 डिग्री चैनल अलग करता है दोनों को। दूसरा, इस पे जो इसके जो द्वीपों के विशेष द्वीप है, जो बड़े बड़े द्वीप हैं, इसका पुराना नाम जो था इसे लकावी बोलते थे, मिनिकाय बोलते थे, या एमिनी द्वीप बोलते थे। लेकिन 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप रख दिया गया, और इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 32 किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है वो कावारत्ती है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय किसका, लक्षद्वीप का। और दूसरा, इसका जो सुदूरवर्ती दक्षिणतम पॉइंट है इधर की तरफ, वो मिनिकाय द्वीप पर है। और मिनिकाय द्वीप और जो ये आपका द्वीप है लक्षद्वीप, इसके जो मिनिकाय द्वीप और मालदीव के बीच में जो अलग करने वाला चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है, कोई यहाँ कहीं होगा 8 डिग्री चैनल नीचे की तरफ, सही है। आगे शुरू करते हैं, कुछ तट हैं, मतलब वो तट जिनको हम बोलते हैं कोंकण तट, मालाबार तट, ये तट हैं लेकिन पता नहीं है कौन कौन से हैं। तो पहले पश्चिमी तटों की बात करते हैं। तो पश्चिमी तट में पहला आता है कोंकण तट। कोंकण तट शुरू होता है हमारा यहाँ से, दमन से लेकर के और महाराष्ट्र के इस हिस्से तक, गोवा तक, मतलब गोवा तक होता है कोंकण तट, और गोवा से लेकर के केरल की सीमा तक होता है हमारा कनारा तट, और केरल से लेकर के केरल की पूरी सीमा जो कन्याकुमारी तक है इसको बोलते हैं मालाबार तट या मसाला तट। ये 3 ही तट है इस तरफ, कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट। अब बात करते हैं इधर की, तो इधर है कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे है
दो नदियां बहती हैं, कृष्णा और कावेरी, है ना। तो कृष्णा और कावेरी के बीच की जो जगह है इसे तो गोलकुंडा तट बोलते हैं। कावेरी के जो उत्तर का ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तरी सरकार बोलते हैं। और जो हमारा जितना भी पूरा ये उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है इसको उत्कल तट बोलते हैं। और इससे नीचे को कोरोमंडल बोलते हैं। कोरोमंडल यानी कि आप बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट बोला जाता है। एक खास बात और बता देता हूं कि नेहरू ट्रॉफी वालमकली नौका दौड़ होती है, एक नेहरू ट्रॉफी वालमकली नौका दौड़, ये केरल में कराई जाती है और पुन्नमदा कयाल नाम से जगह है, पुन्नमदा कयाल, ठीक है ना। बैक वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, बैक वाटर, कयाल को बोलते हैं बैक वाटर, ठीक है। ये मछली पकड़ने का बड़ा सर्वोत्तम स्थान होता है, कयाल जो होते हैं, जितने भी कयाल होते हैं। तो ये स्थिति है हमारी सारे द्वीपों की, और कौन कौन से तट रहे हमारे, और ये कोरोमंडल तट वगैरह ने क्या क्या कहा गया, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब आगे शुरू में लेके आएंगे जो अगला टॉपिक आएगा, इसके बाद उसे नया शुरू करेंगे, नदियां होंगी या जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज नोट्स बना लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। नमस्कार।